सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में ये जो लगातार तनातनी की स्थिति है, ऐसा क्यों है? हरिज, आपको अपने आप को अनम्यूट करना होगा। हाँ, कैन यू हियर मी नाउ? या आई कैन हियर यू। अभी आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बोले। हाँ, आशु जी, आपसे आग्रह है कि अपने गुस्से को, अपने आक्रोश को थोड़ा सा बचा कर रखिए, क्योंकि आगे आगे इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आगे आगे इतनी और अनफॉर्चुनेट सीन्स और सिचुएशंस देखनी पड़ेंगी, तब आपके गुस्से और आक्रोश की ज्यादा जरूरत होगी। तो इसलिए इसको थोड़ा सा बचा कर रखिए। आप जरा देख लीजिए कि हिंदुस्तान जो है पिछले 7 सालों में चल कैसे रहा है। एक नैरेटिव सेट किया जाता है, और अगर आपकी ओपिनियन उस नैरेटिव से डिफरेंट है तो आप देशद्रोही हैं, आप देश के दुश्मन हैं, आप हमारे दुश्मन हैं। तो ये जो नैरेटिव पूरा चल रहा है, आज की डेट में हिंदुस्तान की जितनी भी जो लोकतंत्र को बचाने वाली संस्था हैं, क्या कोई संस्था आपको इंडिपेंडेंट दिखाई पड़ती है? क्या वो सारी की सारी संस्थाएं एक पार्टी का एक्सटेंशन नहीं बन कर रही? लार्ज पार्ट ऑफ जुडिशरी, लार्ज part of mainstream media, large part of bureaucracy, large part of police, large part of CVC, large part of central information officer, large part of parliament, large part of parliamentary committees। कौन सी संस्थाएं ऐसी हैं जो कि इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रही हैं, जो कि एक लोकतंत्र का स्तंभ हो सकती है? क्या कोई संस्था आपको ऐसी दिखाई पड़ती है? क्या आप देख रहे हैं कि जो संसदीय समितियां होती हैं उनका क्या हाल है? क्या अभी एक संसदीय समिति की मीटिंग हो रही थी और उसमें सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी जो 3 मिनिस्टरों की थी, उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स ने बायकॉट कर दिया? क्या वो बिना सरकार के शय के इस तरह का काम कर सकते हैं? जो भी मैच्योर कंट्रीज हैं, जिनमें भी डेमोक्रेसी बहुत मैच्योर है, वो चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, इन सब में जो ये लोकतंत्र को बचाने वाले जो स्तंभ हैं, जो उसको मजबूती देते हैं, उनमें संसदीय समितियों का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और अगर आप उनकी संसदीय समितियों का रोल देखें, किस तरीके से वो काम करती हैं, क्या उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, उनकी जो सिटिंग्स होती हैं और उनमें जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है अधिकारियों की, पॉलिटिक्स सारी की सारी लाइव रहती है, और बिल्कुल इस तरीके से प्रोसीडिंग्स चलती हैं, सबको ओपन रहती हैं, उनकी मिनट सबको ओपन रहती है, पूरा वर्बेटिम सारा का सारा दिखाई देता। हमारे यहाँ संसदीय समितियों का क्या हाल है साहब? तो अगर आप एक पर्टिकुलर नैरेटिव से अलग अपनी राय रखते हैं, तो आप देशद्रोही की कैटेगरी में, आप दुश्मन की कैटेगरी में, और आगे आगे ये जो टेंडेंसी है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कम होती नहीं दिखाई दे रही। आपको ध्यान होगा कि पहले जितने 3 ये कृषि कानून थे, इनको लेके आप ऑर्डिनेंस लेके आए। भाई क्या जरूरत थी ऑर्डिनेंस लाने की? कौन सा इमरजेंसी आ गई थी? फिर आप इनको पार्लियामेंट बैठी, पार्लियामेंट में ले गए तो राज्यसभा में किस तरीके से पास किया आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो कौन सी मतलब पार्लियामेंट्री मर्यादा की बातचीत हो रही है? इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है कि अपने गुस्से को बचा कर रखे। आगे आने वाले जो हमारे पास अभी 30, 32, 34 महीने बचते हैं 2024 तक के, उसमें और अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगी। ये सब जो दूरियां हैं ये बढ़ेंगी, विपक्ष की आवाज और कमजोर होगी, मजबूत होती नहीं दिखाई दे रही। ऐसा लग रहा है हमको कि विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, लेकिन वो जो एक प्लेटफॉर्म पे आना है उसका, या आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वो इतना फ्रेजाइल है कि उसमें इतने फॉल्ट लाइंस हैं कि अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि विपक्ष की ऐसी कोई यूनिटी होती दिखाई पड़ रही। और फिर वो विपक्ष जो है सड़कों पे आता नहीं दिख रहा, और फिर वो अगर सड़कों पे आता दिख रहा है तो उसको उतना सपोर्ट मिलता नहीं दिख रहा है। ठीक है, हम लोग सभी चाहेंगे कि विपक्ष एक मजबूत स्थिति में आए, पार्लियामेंट में अपनी आवाज रखे। पार्लियामेंट का आखिर मकसद क्या है भाई? 0 आवर होता है, लोग अपनी बात रखेंगे। लोग यही तो पूछ रहे हैं कि पेगासिस को आपने हायर किया था कि नहीं किया था? कौन सा बड़ा इतना लंबा चौड़ा हिमालयन सवाल पूछा जा रहा है कि जिसका जवाब आपके पास नहीं? अगर आपने किया था तो बताओ, अगर आपने नहीं किया था तो आप साफ साफ कहिए। अब जैसे रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमने हायर नहीं किया था, चलो भी रक्षा मंत्रालय हायर नहीं किया होगा, क्या गृह मंत्रालय ने हायर किया था, क्या सूचना प्रसारण मंत्रालय ने हायर किया था? क्या भारत सरकार इस स्थिति में नहीं है कि कैटेगोरिकली कह सके कि भारत सरकार के किसी भी अंग ने इनको हायर नहीं किया? अगर वो नहीं कह रहे हैं इतने बावजूद, तो पूरा का पूरा एक मानसून सेशन इस सवाल पर वॉश आउट हो गया, तो कहीं ना कहीं दाल में काला दिखाई देता। अदरवाइज कुछ ना कुछ ये कहने में क्या सरकार का घिस जाता है? विपक्ष को अपनी जगह नहीं मिल रही है। ये जो आपने बाजवा का इंसिडेंट रखा है, ये फ्रस्ट्रेशन है। ये मुकेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब इस तरह की चीजें होंगी तो विपक्ष का भी फ्रस्ट्रेशन और उनकी मजबूरी जो है वो कहीं ना कहीं झलकेगी, और वो झलक रही है, और उसी की वजह सारे के सारे अनफॉर्चुनेट सीन दिखाई हमको पड़ रहे हैं। बिल्कुल विनोद जी, ये हरि जी तो बहुत ही अद्भुत स्थिति की तरफ इशारा कर रहे हैं, भयावह स्थिति की, कि अपने गुस्से को बचाए रखे। अब स्थितियां और खराब हो गई। अब इससे ज्यादा एक ही स्थिति हो सकती है कि पिस्टल लेके, कट्टा लेके लोग संसद के अंदर जाएं और एक दूसरे के ऊपर गोलियां चला दें। इससे ज्यादा खराब तो स्थिति हो नहीं सकती। क्या आपको लग रहा है कि स्थितियां इतनी भयानक होती जा रही हैं जहां सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं? अब देखिए, कट्टा और रिवॉल्वर लेके तो जाने वाली स्थिति मुझे नहीं लगती है। शायद जनाब इतने दूरदर्शी अभी नहीं आए भारतीय लोकतंत्र के,
कम से कम इतना तो मैं मान सकता हूँ। लेकिन ये जरूर है, जहाँ तक रिश्तों की बात आप कर रहे हैं, कि रिश्ते तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में अब विरोधी के रिश्ते नहीं है, वो शत्रुवत रिश्ते हो गए हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, वरना ये नौबत नहीं आती। अच्छा, जो फ्रस्ट्रेशन की बात हरि भाई कह रहे थे, ऐसा होता है कि जैसे आप याद करिए कि स्कूलों में किसी छात्र को इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया जाता था, कोई टीचर, बदमाश टीचर जो होता था, कि किसी लड़के को इतना फ्रस्ट्रेट कर देता था कि वो लड़का ऐसी कोई उद्दंडता कर देता था कि उसको कॉलेज से निकाल दिया जाए। तो कुछ वो वाली स्थिति जो है बना दे कि विपक्ष को इतना फ्रस्ट्रेट कर दो कि कोई बाजवा खड़ा हो जाए उस पर आसंदी पे जाकर के और वहां कागज फाड़ दे। तो ये बात सही है। मैं आपको एक बात कहता हूं, जैसे कार्य स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में होता है और रूल नंबर 267 के तहत राज्यसभा में काम रोक करके चर्चा कराई जाती है, ये विपक्ष के अधिकार हैं। अब विपक्ष इनका इस्तेमाल करके कई बार कामकाज रोक करके जीरो आवर, क्वेश्चन आवर स्थगित करा के, एडजर्नमेंट करा के और चर्चा कराता है। अब किस नियम के तहत चर्चा हो वो अलग बात है, वो 190 के तहत हो या 183 के तहत हो वो अलग बात है। तो पिछले 7 साल में इस सरकार के समय एक भी कार्य स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ है और ना रूल 267 में चर्चा हुई है, ना राज्यसभा में, ना लोकसभा में। और आप पिछला आंकड़े देख लीजिए, मनमोहन सिंह के टाइम में कई बार एडजर्नमेंट मोशन जो है एक्सेप्ट हुआ, चर्चा हुई। अटल जी के टाइम में एडजर्नमेंट मोशन और रूल 266 पे चर्चा हुई। इंदिरा गांधी के जमाने में 23 बार एडजर्नमेंट मोशन जो है उनके टोटल कार्यकाल में 23 बार एडजर्नमेंट मोशन को मान करके चर्चा हुई है, जिनको हम लोग इमरजेंसी का जो है तानाशाही बताते हैं। तो कुल मिलाकर के आखिर विपक्ष की जो ये हथियार है संसद के भीतर, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कॉलिंग अटेंशन, एडजर्नमेंट मोशन, कार्य स्थगन प्रस्ताव, रूल 267, अब इनका भी उपयोग अगर विपक्ष को नहीं करने दिया जाएगा तो जाहिर है फिर बजवा जैसे लोग, जिनको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है, उनको जो सजा मिलनी चाहिए संसदीय नियमों के तहत सभापति दे, उसके लिए हम लोग कोई जो है इसमें उनके पक्ष में नहीं खड़े होंगे, कोई नहीं खड़ा होगा। लेकिन ये नौबत, वही मैंने पहले ही अपने उसमें कहा था कि नौबत क्यों आई। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, ये जो शरद पवार ने आरोप लगा कि बाहर के लोग उसमें आए थे, पार्लियामेंट सिक्योरिटी का एक पूरा सिस्टम है, वहां मार्शल्स होते हैं और उनको लगभग सारे लोग पहचानते हैं। हम लोग भी जब संसद कवर करते थे तो हम जानते थे कौन सिक्योरिटी के लोग है, कौन सिक्योरिटी के लोग नहीं है। अगर शरद पवार ये कह रहे हैं कि बाहर के लोग अंदर आए थे, कुछ लोगों ने कहा शायद बाउंसर बुलाए गए थे, मुझे नहीं मालूम, मुझे ये तथ्य पता नहीं है, मैं शरद पवार को अगर कोट कर रहा हूं, बाहर के लोग बुलाए गए थे, इसका क्या मतलब है? बाहर के लोग का मतलब क्या हुआ? पुलिस तो थी नहीं वहां पे, सेना तो थी नहीं, तो बाहर के लोग कौन थे और क्यों बुलाए गए थे? अभी शरद पवार जी ने कहा इसके बारे में, मैं चूंकि हम भी हाउस में नहीं थे, शरद गुप्ता जी भी हाउस में नहीं थे, हम में से कोई भी हाउस में नहीं था, तो हम ये नहीं कह सकते कि बाहर के लोग कौन थे, क्या थे, कहाँ से थे। शरद पवार जी ने कहा है तो उनकी बात पर आप सवाल भी नहीं उठा सकते। ये तो जवाब सरकार को देना चाहिए और ये जवाब जो है राज्यसभा सचिवालय को देना चाहिए कि अगर शरद पवार का आरोप है वो गलत है या सही है, उस पर उसकी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इसलिए इस पर हम लोग, मतलब यही उनके आरोप, गंभीर आरोप है उनका। लेकिन मैं एक बात और कहना चाह रहा था इसके तहत कि देखिए, ये जो है जो स्थिति उत्पन्न हुई है, मुझे लगता है कि पिछले 7 साल से जो अविश्वास पैदा हुआ है विपक्ष और सरकार के बीच में, देखिए संसदीय कार्य मंत्री जो होता है उसकी बड़ी भूमिका होती है अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेने की। हमेशा आप देखिए, मुझे याद है मदन लाल खुराना जब संसदीय कार्य मंत्री बनाए गए, अटल जी ने उनको बनाया, तो सबसे पहले वो गए गुलाम नबी आजाद से मिलने, और गुलाम नबी आजाद से उन्होंने कहा कि मुझे अटल जी ने भेजा है कि आप क्योंकि नरसिम्हा राव के कार्यकाल में और अभी तक जो है कांग्रेस के समय संसदीय कार्य मंत्री थे, तो अटल जी ने कहा कि उनसे जाके सीखिए कि सदन कैसे चलाया जाता है। तो ये रिश्ते विपक्ष और सत्ता पक्ष के थे और सीखा उन्होंने। गुलाम नबी आजाद बताते हैं इस बात को कि उन्होंने मदन लाल खुराना को बहुत सारी बातें बताई और फिर आपस में वो बातचीत भी होती थी और मसले सुलझते थे। इस सरकार के दौरान बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग तो होती है, ठीक है, लेकिन जिस तरह से कई बार प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष के बीच में चाय होती थी, होनी चाहिए, कभी सीधा संवाद हो जाता है प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष के बीच में या शीर्ष नेताओं के साथ, वो सब कहीं ना कहीं वो एक कमी दिखाई पड़ती है, उस तरह से संवाद नहीं दिखता। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।